नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं दीपक सिंह। पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं आ रहा हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं, देखने के बाद जो भी अपनी राय या कमेंट्स देते हैं, उन राय को मैं आप लोगों तक रखूं और जो आप सजेस्ट करते हैं उन सजेशन को मैं अमल में लाऊं। इस तरह की मेरी कोशिश होती है और जो भी कमेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उन्हें मैं पढ़ता भी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि जो इंटरकनेक्ट होना चाहिए हम क्राइम तक की टीम और क्राइम तक की जो पूरी फैमिली है उसके बीच में, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत सारे कमेंट्स की सूरत में हमें पता चलता है। तो आज भी मैं जब आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ तो मैं आज जो जुर्म की घटना या कहानी हम आपको सुनाते हैं वो सुनाने के बाद फिर हम आपके कमेंट्स जो आपने पिछले वीडियोस में किए थे उन कमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे दर्शकों के कुछ नाम भी लेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप इस कहानी को, इस वाक़ये को सुने और अगर हो सके तो अंत तक रुकें, ताकि क्या पता आपका कमेंट या आपकी राय जो है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तो प्लीज़ बी विथ अस। आइए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई है, भिलाई और दुर्ग ट्विन सिटी है, आप सबको पता है। भिलाई में एक शंकरा ग्रुप ऑफ कॉलेज है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके दसियों कॉलेज जो है सिर्फ अब भिलाई के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों में है। और इसी शंकरा ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है इसके साथ ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी भिलाई। और इन दोनों संगठनों के या दोनों कंपनीज़ के जो मालिक हैं वो मिश्रा परिवार के लोग हैं। और मिश्रा परिवार में जो इस मिश्रा परिवार के बेटे हैं उनका नाम है अभिषेक मिश्रा। तो अभिषेक मिश्रा जो है वो एक अमीर कारोबारी और अरबपति लोगों में उनकी गिनती। छत्तीसगढ़ में ये फिल्म भी प्रोड्यूस करते थे और इनका जो पूरा परिवार है और इनका जो प्रोफाइल है वो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत हाई प्रोफाइल लोगों में इनकी गिनती होती थी। लेकिन अभिषेक मिश्रा के साथ हुआ यूं कि ये 9 नवंबर 2015 को अचानक अपने घर से गायब हो गए। कहाँ गए, किससे मिले, जिंदा हैं नहीं हैं, इसके बारे में घर वालों को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। घर वाले लगातार फ़ोन कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा था। और आज की तारीख में आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन ही जो है इकलौता एक तरह से ज़रिया बन जाता है। जब कोई गायब होता है या कोई देर करता है घर आने में तो लोग फ़ोन लगाते हैं, नहीं स्विच ऑफ मिले तो फिर बेचैनी बढ़ जाती है। तो मिश्रा परिवार में भी बेचैनी बढ़ी और इन्होंने अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो थाने में लिखवाई। अभिषेक, ये जो शंकरा ग्रुप ऑफ कॉलेज है इसके डायरेक्टर हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ी इज्जतदार लोगों में इनकी गिनती होती थी इस शहर में, और ये गायब हो गए। पुलिस को जब इसके बारे में खबर मिली तो पुलिस फ़ौरन छानबीन में लगी और जिस तरह से रहस्यमयी हालत में ये गायब हुए थे, पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो अभिषेक की गुमशुदगी के पीछे कोई किडनैपिंग वगैरह का मामला हो सकता है। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, तो पुलिस को ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि नक्सली लोग इस किडनैपिंग के पीछे उनका हाथ हो। इसी बीच पुलिस को ये पता चला कि अभिषेक खुद तो गायब हो गए, लेकिन उनकी कार जो है वो रायपुर एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली है। जब ये कार वहाँ लावारिस हालत में पड़ी हुई मिली तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो और उलझ गया, क्योंकि कार जो है वो एक सुराग इस मामले में साबित हो सकता था, लेकिन कार किसी आबादी वाले इलाके में नहीं बल्कि एयरपोर्ट रोड पर, रायपुर एयरपोर्ट रोड पर वो पड़ी हुई मिली और एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई मिली। इससे पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि मामले में नक्सलियों का ही हाथ हो। शुरू में पुलिस को ऐसा लग भी रहा था। और जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत हाई प्रोफाइल मामला, मैंने पहले ही बताया। तो जो तत्कालीन गृह मंत्री थे 2015 में,
राजनाथ सिंह जी, जो अभी रक्षा मंत्री भी हैं, तो उनको जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी छत्तीसगढ़ पुलिस से बातचीत की और पुलिस से कहा कि वो जल्द से जल्द अभिषेक मिश्रा को ढूंढने की कोशिश करें। पुलिस वालों ने पूरा जोर लगाया और लेकिन पुलिस को कोई सुराग या लीड जो है इस सिलसिले में शुरुआती छानबीन में नहीं मिल पा रही थी। इस बीच इस मामले में एक पेंच आया। पेंच ये हुआ कि भिलाई के पास ही एक जगह है बालोदा बाज़ार। बालोदा बाज़ार में एक आदमी की सिर कटी लाश मिली और जब सिर कटी लाश मिली तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अभिषेक मिश्रा की लाश हो, और पुलिस ने फ़ौरन उस लाश को ज़ब्त किया और ज़ब्त करने के बाद उसका डीएनए टेस्ट भी करवाया और इस उम्मीद में वो तफ्तीश करती रही कि कहीं अभिषेक मिश्रा का कत्ल ना हो गया हो, ये लाश उनकी ना हो। लेकिन डीएनए की जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि नहीं, ये अभिषेक मिश्रा की लाश नहीं है, क्योंकि परिवार के दूसरे लोगों के जो भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए थे उससे कोई भी जो जेनेटिक रिजेम्बलेंस होता है मेल मिलाप जीन्स का, वो बिल्कुल मिल नहीं रहा था। तो ये पता चल गया कि ये जो सिरकटी लाश है वो अभिषेक की नहीं है। लेकिन ये इस मामले का एक तरह से देखा जाए तो पहला ट्विस्ट था। दूसरा ट्विस्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त था। वो ये हुआ कि अभिषेक के घर वालों को अब एक गुमनाम नंबर से एक रोज़ एक फ़ोन कॉल आया और फ़ोन कॉल करने वाले आदमी ने अभिषेक को घर वापस भेजने के बदले में लाखों रुपए के फिरौती की मांग की और फिरौती मांगने वाले शख्स ने बातचीत की शुरुआत जो है वो लाल सलाम कहकर की। और आप जानते हैं कि लाल सलाम जो है वो एक नारा है बेसिकली जो नक्सली लोग हैं उनका और वामपंथियों का भी, वो जो कॉमरेड एक दूसरे को कहते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं लाल सलाम कहकर। तो जब फिरौती मांगने वाले शख्स ने लाल सलाम कहकर अभिषेक मिश्रा के परिवार वालों को ग्रीट किया और फिरौती मांगी और ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को यकीन हो गया कि हो ना हो इस मामले में नक्सलियों का ही हाथ है। मतलब पुलिस को शक तो पहले से ही था, लेकिन पुलिस को बाद में पुलिस का शक जो है वो गहरा गया और पुलिस छानबीन करती रही और पुलिस ने इसी छानबीन की कोशिश में सैकड़ों मोबाइल फ़ोन के नंबर जो है वो खंगाल डाले जो उस इलाके में एक्टिव थे। क्योंकि ये जो कॉल आई थी, ये कॉल भिलाई से नहीं बल्कि भिलाई से दूर धमतरी एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये टेलीफोन कॉल, ये मोबाइल कॉल जो है वो किया गया था। तो पुलिस ने धमतरी के इलाके में भी जो है वहाँ छानबीन शुरू की और बहुत सारे मोबाइल फ़ोन पुलिस खंगालने लगी, छानबीन करने लगी। करीब 1500 लोगों से उस वक्त पुलिस ने पूछताछ की और करीब 1900 मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल्स पुलिस ने चेक किए। लेकिन इसके बावजूद जो नक्सली वाला एंगल पुलिस तलाश रही थी, जिस एंगल को पुलिस डेवलप करना चाह रही थी, उस डायरेक्शन में पुलिस को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने ये नोटिस किया कि जब ये अभिषेक मिश्रा गायब हुए उससे पहले एक ख़ास नंबर से अभिषेक को कॉल किया गया था और ये कॉल जो है वो उसी शहर की रहने वाली एक महिला के मोबाइल नंबर से किया गया था, जिस महिला का नाम है किमसी जैन। किमसी जैन के बारे में जब पुलिस ने पता लगाया तो पता चला कि किमसी जैन जो है वो भिलाई के एक संपन्न परिवार से उसका संबंध है। शादी से पहले वो किमसी कंबोज हुआ करती थी, शादी के बाद वो जैन हुई और किमसी जो है इसी शंकरा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में काम किया करती थी, यानी अभिषेक की एक फॉर्मर एम्प्लॉय थी। पुलिस ने जब किमसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई तो ये भी पता चला कि किमसी जो है उसके किसी ज़माने में अभिषेक के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, घनिष्ठ ताल्लुकात थे। लेकिन बाद में किमसी की शादी कहीं और हो गई और अभिषेक की शादी कहीं और हो गई और दोनों जो है एक दूसरे से एज अ फ्रेंड कह लें या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लें, दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। दोनों का परिवार, दोनों अपने अपने परिवार में इन्वॉल्व भी हो गए। लेकिन अब इस गुमशुदगी के ऐन पहले जो किमसी के मोबाइल फ़ोन से अभिषेक के मोबाइल फ़ोन पर कॉल की बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि एक बार इस एंगल को खंगाल कर एक्सप्लोर करके देखना ज़रूरी है। पुलिस ने किमसी जैन और उसके पति, जिसका नाम विकास है, विकास जैन से पुलिस ने पूछताछ करने का फ़ैसला किया और पुलिस ने
इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले किमसी ने और विकास ने दोनों ने जो है इस बात से मना किया और कहा कि उन्हें इस अभिषेक की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ गए, कैसे गए। किमसी ने यह भी बताया कि उनका संबंध पहले थे ज़रूर, लेकिन अब इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। पुलिस पहले इनकी बात सुनती रही, लेकिन जब किमसी और विकास की बहुत सारी बातें पुलिस को जब झूठी लगने लगी तो पुलिस ने कॉल डिटेल के साथ इस दंपति को कन्फ्रंट किया और कहा कि देखिए, अभिषेक की गुमशुदगी के आन पहले किमसी ने अभिषेक के मोबाइल पर फ़ोन किया था। जब ये कॉल डिटेल पुलिस ने जैन परिवार को, जैन दंपति को दिखाई तो फिर उनके पास अपना जुर्म कबूल करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा और तब किमसी जैन ने और उसके पति विकास जैन ने यह कबूल कर लिया कि हाँ, वही अभिषेक की गुमशुदगी के जिम्मेदार हैं और अभिषेक अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका कत्ल हो चुका है। इन दोनों ने माना कि हाँ, उन्होंने अपने एक और रिश्तेदार जो रिश्ते में अभिषेक का चाचा था उसके साथ माफ़ कीजिएगा, जो रिश्ते में विकास जो किमसी का पति है उसका चाचा था, उसके साथ मिलकर उन्होंने अभिषेक की हत्या की है। यानी किमसी, उसका पति और किमसी के चाचा ससुर या चचिया ससुर जो भी कह लें, ये 3 लोग अभिषेक की गुमशुदगी और कत्ल के पीछे शामिल थे। पुलिस ने पूछा कि ठीक है, अभिषेक की आपने हत्या कर दी, और जब तक पुलिस को ये बात पता चली तब तक तकरीबन 40-42 रोज़ गुजर चुके थे छानबीन करते करते, तो अब तो काफ़ी दिन हो चुके थे। पुलिस ने पूछा कि अभिषेक की आपने हत्या की तो लाश कहाँ है? फिर उन्होंने कहा कि लाश हमारे घर के बागीचे में ही दफन है। पुलिस जब पहुंची और पुलिस को किमसी और उसके हस्बैंड ने इशारे से दिखाया कि यहाँ पर लाश हमने दफनाई है, तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि लाश का तो कोई नामो निशान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 40-42 दिन का वक्त गुजर चुका था। ऊपर गोभी के पौधे जो है वो लहलहा रहे थे। कुल मिलाकर जहाँ लाश दफनाए जाने की या गाड़े जाने की बात हो रही थी, वहाँ पर कोई मिट्टी खोदी हुई या इस तरह के कोई सुराग नहीं थे, बल्कि गोभी के पौधे थे। गोभी की खेती हो चुकी थी, जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके नीचे किसी की लाश हो सकती है। लेकिन जब इस दंपति ने यह बात कही और इशारे से वो जगह दिखाई, तो पुलिस ने उस जगह को खुदवाया और खुदवाने के बाद वाकई तकरीबन 5 से 6 फीट गहरे ज़मीन के नीचे से सड़ी गली हालत में अभिषेक मिश्रा की लाश बरामद हुई। जो अभिषेक के बिलोंगिंग्स थे उसमें एक शायद रुद्राक्ष की माला भी थी और पैरों में उसने क्रॉक्स पहन रखे थे, कैजुअल चप्पल जो होते हैं वो, और कुछ और चीज़ें जो अभिषेक अपने साथ उस समय आखिरी बार अभिषेक के साथ थी, वो सारी चीज़ें उस जगह से ज़मीन के नीचे से बरामद हुई। और जब अभिषेक के घर वालों को पुलिस ने वो लाश के अवशेष दिखाए तो घर वालों ने पहचान लिया कि हाँ, ये हमारे बेटे की ही लाश है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अभिषेक की ही हैं। इसके बाद पुलिस ने लाश के वो जो टुकड़े हैं उनको रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया। हालांकि पोस्टमार्टम के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था और पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ पता चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना ज़रूर है कि लाश के टुकड़ों से पुलिस कम से कम ये इस्टेब्लिश तो करती ही, और करना ही था पुलिस को, कि ये लाश अभिषेक मिश्रा की ही है, किसी और की नहीं है। तो इसीलिए डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भी वो लाश को वहाँ से एग्ज्यूम करना, गड्ढे से निकालना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और पुलिस ने वो काम किया और डीएनए जांच के लिए भेजा भी गया। अब किमसी से और विकास से पुलिस ने ये पूछा कि आप दोनों ने अभिषेक की हत्या क्यों की, क्या इसके पीछे की वजह रही। तो इसके पीछे जब इस दंपति ने सच्चाई बताई, या इसके पीछे की कहानी जब इस दंपति ने बताई, तो पुलिस वाले भी हैरान हुए, क्योंकि जो छवि या जो इम्प्रेशन अभिषेक के बारे में पूरे समाज में था, इनकी कहानी उसके उलट थी। किमसी ने यह बताया कि शादी से पहले वो ज़रूर अभिषेक के करीब थी और उनके बीच में अच्छे संबंध थे, लेकिन जब किमसी की अलग जगह शादी हो गई और वो अपने परिवार के साथ खुश थी, ये अभिषेक जो है उसे लगातार फ़ोन किया करता था। और अभिषेक खुद भी तब तक शादीशुदा हो चुका था, लेकिन अभिषेक इंसिस्ट करता था किमसी को कि वो उसके साथ अपने रिश्ते जो है वो बना कर रखे, और उस पर दबाव बनाता था। किमसी जब कहती थी कि नहीं, ये संभव नहीं है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, पति हैं, घर परिवार है, अच्छा नहीं लगता, तो ये अभिषेक उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल किया करता था और कहता था कि तुम्हारे जो पुरानी तस्वीरें हैं और जो भी टेक्स्ट
एक्सचेंज इन्होंने किया हो या कभी कोई बात लिख कर दी हो खत की सूरत में, वो सारे चीज़ें जो है अभिषेक कहता था कि ये सारी चीज़ें जो है मैं पब्लिक के बीच में ला दूंगा, सोशल मीडिया में ला दूंगा। और इस तरह से वो ब्लैकमेल करके किमसी को जो है वो मिसयूज़ करने की कोशिश करता था। किमसी पहले कुछ दिनों तक तो घुटती रही, लेकिन बाद में उसने अपने पति विकास से हिम्मत जुटाकर ये बात कही, और जैसे ही विकास को ये बात पता चली उसका खून खौल उठा। उसने तय कर लिया कि वो अभिषेक को अब किसी भी हाल में ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और विकास ने अपने चाचा के साथ मिलकर अभिषेक, चाचा का नाम अजीत जैन है, अभिषेक की हत्या की साजिश रची। और आपको बताऊं, 9 नवंबर 2015 को किमसी ने अभिषेक को धोखे से बुलाया, फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि मैं अभी घर में अकेली हूँ, तुम मेरे फ्लैट में चले आओ। अभिषेक को भी ये एक बड़ा ही ल्यूक्रेटिव ऑफ़र, यानी मतलब ललचाने वाला प्रस्ताव अभिषेक को लगा, और उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि वो किमसी से मिलने जा रहा है। ऑफ कोर्स बताता भी कैसे, क्योंकि रिलेशनशिप तो वो जिसे कहते हैं कि समाज की नज़रों में अब जस्टिफाइड नहीं था ये रिलेशन, तो किसी को बताता कैसे, चुपचाप गया। और किमसी के घर में, किमसी के फ्लैट में किमसी का पति और उसके चाचा ससुर अजीत जैन, ये दो लोग इंतज़ार करते थे। जैसे ही अभिषेक वहाँ पहुँचा, धोखे से पति ने और ससुर ने मिलकर जो है अभिषेक के सिर में रॉड से है, एक मोटे रॉड से वार किया, और एक ही वार में अभिषेक जो है वो ढेर हो गया। इसके बाद चूंकि इनमें गुस्सा था तो इन लोगों ने इंश्योर किया कि अभिषेक पूरी तरह मर जाए। एक के बाद एक रॉड के कई वार किए और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही जघन्य तरीके से उसकी हत्या इन्होंने अपने घर में कर दी। अब अभिषेक की हत्या हो चुकी थी, लेकिन चूंकि साजिश बहुत गहरी थी और पहले से रची गई थी, तो अभिषेक की लाश को छिपाना या निपटाना जो है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जैन परिवार ने ये साजिश पहले मिलजुल कर रची थी और इन्होंने अपने घर में ही, अपने घर के पास जो बगीचा है उसमें इन्होंने तकरीबन 6 फीट का गहरा गड्ढा जो है पहले से ही खुदवा रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक को कानो कान इस बात, मतलब सपने में भी उसने नहीं सोचा होगा कि अब से कुछ देर बाद उसकी मौत होने वाली है और उसकी लाश को दफनाने के लिए कब्र पहले ही खोदा जा चुका है। लेकिन जैन परिवार ने जो साजिश रची थी वो कुछ ऐसी ही थी। गड्ढा ये लोग पहले ही खोद कर रखे थे। पड़ोसियों ने गड्ढा खोदते हुए देखा भी था और कुछ पड़ोसियों ने पूछा भी था कि अरे जैन साहब, ये गड्ढा बगीचे में अचानक क्या है, क्यों खोद रहे हो? तो जैन परिवार ने ये बताया कि वो वहाँ तड़ित चालक लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तड़ित चालक जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो हमारे गैर हिंदी भाषी लोग हैं, मुझे नहीं पता कि सारे लोगों को इसका मतलब पता होगा या नहीं। मुझे भी उसका इंग्लिश वर्ड तो नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर कर सकता हूँ। जब वज्रपात होता है तो जो आकाशीय बिजली है वो किसी घर पर गिरकर उसे नुकसान न पहुँचाए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है। आपने देखा होगा हाई राइज बिल्डिंग्स पर, मकानों के ऊपर वो डिवाइस लगा हुआ होता है जिसमें एक पतली सी रॉड होती है और उसके ऊपर 3-4 छोटे छोटे रॉड और निकले हुए होते हैं। तो उसके ज़रिए जो है वो आकाशीय बिजली अगर कहीं आसपास के इलाके में गिरती है तो वो उसी तड़ित चालक में सिमट आती है और फिर उसको अंडरग्राउंड करके उस बिजली को डाइल्यूट कर दिया जाता है, ताकि घर पर बिजली न गिरे और किसी के सर पर न गिरे, नुकसान ना हो। तो ये तड़ित चालक लगाने की बात इस जैन परिवार ने अपने पड़ोसियों से तब कही थी जब पड़ोसियों ने पूछा था गड्ढा की खुदाई देख कर कि अरे ये गड्ढे की खुदाई आप क्यों करा रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में कत्ल की तैयारी थी और फाइनली इन्होंने जो अभिषेक मिश्रा है उसे अगवा किया, धोखे से बुलाया और उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद लाश को वहाँ दफना दिया और ऊपर गोभी के पौधे भी लगा दिए ताकि और भी जो शक है लोगों का वो जाता रहे। अब इन्होंने 2 और जतन किए जिसकी वजह से पुलिस 44 दिन तक तकरीबन भटकती रही, इस मामले को सुलझा नहीं पा रही थी। एक काम तो इन्होंने ये किया कि विकास ने अपने एक दोस्त के साथ अभिषेक की जो कार है, अभिषेक अपनी कार में आया था इनके घर, उस कार को लिया और ड्राइव करके लेकर गया रायपुर एयरपोर्ट रोड पर, काफ़ी दूर में जाकर उस कार को लावारिस हालत में छोड़ दिया। पुलिस को कुछ दिन बाद जब उसकी कार बरामद हुई तो पुलिस की जांच जो है वो रायपुर एयरपोर्ट और रायपुर की तरफ जो है पुलिस की जांच घूमने लगी। पुलिस को ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रायपुर से फ़्लाइट लेकर अभिषेक कहीं और चला गया हो। तो कुल मिलाकर पुलिस को उलझाने का इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया था। और वो जो फिरौती की कॉल थी उसके बारे में आपको बताऊं, फिरौती की कॉल भी इस विकास ने
मेरे ख्याल से खुद ही की थी, और या शायद किसी की मदद ली हो, लेकिन वो कॉल करने के लिए बाकायदा यहाँ से भिलाई से धमतरी गया। हाँ, धमतरी गया और धमतरी जाकर विकास ने ही ये कॉल अभिषेक के घर वालों को की, और कॉल करने के बाद उसने फिरौती में लाखों रुपए मांगे, लेकिन याद से जब उसने कॉल किया, याद से उसने लाल सलाम का जुमला जो है, या आप लाल सलाम की जो ग्रीटिंग है वो ज़रूर उसने की, ताकि घर वालों को ये समझ में आ जाए कि ये नक्सली लोगों ने ये किडनैपिंग की है। तो इस तरह से जो जैन दंपत्ति है, जैन परिवार है, इसने अभिषेक की हत्या की, एक अरबपति कारोबारी की हत्या, और हत्या को एक टर्न देने के लिए इन्होंने बहुत इंतज़ाम भी किए। इस वजह से पुलिस बहुत कंफ्यूज्ड भी रही शुरू में, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, जब मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल की पुलिस ने बहुत गहराई से स्कैनिंग की, और साथ ही पुलिस ने अभिषेक के रिलेशनशिप के बारे में पुलिस ने पता किया, और पुलिस को पता चला कि हाँ, अभिषेक के विवाह पूर्व संबंध जो है किमसी कंबोज या किमसी जैन नाम की एक लड़की से थे, तो पुलिस को उस एंगल पर तफ्तीश करने के लिए बाध्य होना पड़ा, और फाइनली पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। अब इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है, ये तीनों जेल में हैं। मुझे एग्जैक्टली अभी जिसे कहते हैं कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि इनको सज़ा अभी हुई है या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होगी, ये तो तय है। बस हमारी कहानी फ़िलहाल यहीं तक, लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आप प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं। हम अब आपसे जो आपने हमारे पिछले वीडियोस में जो कमेंट किए थे, उन कुछ कमेंट्स का हम जिक्र करेंगे, और आप लोगों से थोड़ा कम्युनिकेट भी मैं करना चाहता हूं उन कमेंट्स के बहाने, ताकि ये सिलसिला जो हमारी बातचीत का है वो चलता रहे। तो मैंने अब अपना मोबाइल फ़ोन उठा लिया है, और अब मैं कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। 100 से ज़्यादा कमेंट, आपको हैरानी होगी जानकर, और कुछ ही घंटों में 100 से ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप लोगों ने कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड जो है आप करते हैं हर बार। बहुत सारे लोगों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है। मैंने पिछली बार बातचीत के दौरान ये कहा था कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई शिकायत नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन जब कमेंट की भाषा अच्छी नहीं होती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली के दर्शकों ने और क्राइम तक फैमिली के मेंबर्स ने ये कहा है कि उन बातों से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने अपने जो दूसरे दर्शक साथी हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको समझाने की भी कोशिश की है कि कम ऑन, मतलब नेगेटिव कमेंट बिल्कुल करें, लेकिन जो भाषा संस्कार है उसका लिहाज ज़रूर रखें। बहरहाल, फूल सिंह जी हैं, ये हेलो कह रहे हैं, हेलो हमारी ओर से भी। टेक्निकल विमू हैं, इन्होंने कमेंट किया है। मिंटू यादव ने कमेंट किया है। मिंटू यादव जो हैं वो कह रहे हैं शहीदों को शत शत नमन। बिल्कुल, शहीदों को नमन हमारी ओर से भी। शहीद जो हैं वो बॉर्डर पर हमारे देश की रखवाली करते हैं, तभी हम लोग इतने आराम से अपने घर में बैठकर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार पाते हैं, वरना आप समझिए जिस देश की सीमाएं सुरक्षित न हो उस देश की हालत क्या होती होगी। हेलो सर, मुझे पूछना था है कि अच्छा ठीक है, आपको मैं बताऊं, जो पिछली खबर हमने आपको बताई थी, वो खबर जो है गाज़ियाबाद के पास एक जगह है मुरादनगर की थी, जहां पर एक आदमी की हत्या जो है उसी की बीवी ने की थी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। और वो बीवी जो है, शादी ही उसने उस दिव्यांग आदमी से इसलिए की अपने प्रेमी के साथ साजिश करके कि वो उस दिव्यांग आदमी की प्रॉपर्टी हड़प सके। और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी ने पहले शादी की उस दिव्यांग आदमी से, प्रेमिका ने, और उसके बाद हत्या की। हत्या उन्होंने गला घोंट कर की थी, और बाथरूम में लाश मिली थी, और उसको उन्होंने बताया था कि लाश जो है वो करंट लगने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। तो राणा सुमित कमेंट कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि हत्या बाथरूम में ही हुई थी या हत्या घर के किसी और कोने में हुई और लाश बाथरूम में लाकर उन लोगों ने फेंका? अगर फेंका तो वहाँ तक लाश लेकर कैसे आए? मेरी जानकारी के मुताबिक हत्या बाथरूम में नहीं हुई थी, हत्या तो बेडरूम में ही हुई थी। लेकिन दो लोग काफ़ी होते हैं एक आदमी की लाश को खींचकर या घसीटकर कहीं ले जाने के लिए, खासकर जब आपके मन में लाश को लेकर कोई सम्मान या रेस्पेक्ट वाली भावना ना हो। जब आप खुद ही कातिल हैं तो किसी लाश के प्रति आपके मन में कोई सम्मान तो हो नहीं सकता, तो आप उसको कैसे भी घसीट कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। बहुत दूर तो नहीं, घर के अंदर तो घसीट ही सकते हैं। तो इन लोगों ने खुद लाश जो है घसीटी थी और बेडरूम से घसीट कर बाथरूम तक ये लेकर गए थे ताकि उसको रूप दिया जा सके एक्सीडेंट का।
अंकिता जाट ये कमेंट कर रही हैं, ये कह रही हैं कि ये डेली हमारी स्टोरीज़ देखती हैं और पुरानी स्टोरीज़ भी लगातार देखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपका। संजीव शर्मा जी, आप कभी उनका भी चेहरा दिखाएं, दीपक या आसिम का। ये हमारे संजीव शर्मा जी की गुजारिश है। दीपक, क्या आप आ सकते हैं एक बार कैमरे के सामने? प्लीज़ आ जाइए एक बार। चेयर लेकर आ जाइए दीपक। अब जब आपको कैमरा बंद करना होगा तब आप चले जाइएगा। दीपक हैं हमारे साथ। आप सारे लोगों ने इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि मैं हर बार जब लाइव आता हूं तो अपने साथ काम करने वाले दीपक या आसिम का जिक्र करता हूं। तो दीपक अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम थोड़ी बातचीत दीपक से भी कर लेंगे। लगे हाथ मैं जो अपना लेपल माइक है उसे मैं निकाल लेता हूँ ताकि दीपक से हमारी बातचीत हो सके। और दीपक हमारे साथ हैं। बाकी पिंकू देवनाथ हैं, ये कह रहे हैं कि साल का मैं ज़िक्र ज़रूर किया करूं क्योंकि साल का ज़िक्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, स्टोरीज़ तभी समझ में आती है। ठीक है पिंकू जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। विजेंद्र सिंह हैं, ये कह रहे हैं कि हेलो सर, गुड आफ्टरनून, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है और लेकिन आप थोड़ा आराम से बोले, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा विजेंद्र जी। लेकिन पता है, हज़ारों लोग हमें देखते हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। कई लोग कहते हैं कि भाई इतना वक्त नहीं है, जल्दी ख़त्म करो। तो कई लोगों को जल्दी होती है, कई लोगों को तसल्ली से, जैसे आप हैं, आराम से सुनना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप रिपीट बहुत करते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ और जब मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ तो लोगों को वो कहानी या वो बात बहुत आसानी से समझ में आती है। तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि सारे लोगों की बात जो है वो मान कर चलूँ। दीपक, बहुत सारे दर्शक जो हैं, थोड़ी बातचीत आपसे भी कर लूँ। बहुत सारे दर्शक, अच्छा सबसे पहले दीपक का ये मास्क देखिए। आपने पहले भी देखा होगा ज़रूर क्योंकि जो क्राइम तक के हमारे हेड हैं शम्स ताहिर खान, उन्होंने ये मास्क पहनकर एक लाइव की शुरुआत की थी कल। और ये हमारे एक दर्शक ने क्राइम तक टीम के साथियों के लिए, हम लोगों के लिए बनाकर भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कितना प्यार आप लोग हमारे साथ करते हैं, ये उस बात का सबूत है। हालांकि ये सारी चीज़ें बेसिकली एक सिंबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई चीज़ आप दे रहे हो तभी पता चल रहा है प्यार करते हैं। आपका ये जो कमेंट और रिस्पॉन्ड है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों दीपक? हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कि दिनेश छाबड़ा जी ने ये हमारे लिए मास्क भेजा, पूरी फैमिली के लिए मास्क भेजा और इसे हमें पूरे ऑफिस में बांटा जिससे क्राइम तक की बहुत वाहवाही हुई। और अच्छा लगा कि लोग इतने हमें पसंद करते हैं, हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। आप आते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सुनते रहिए हमारी कहानियों को। ठीक है दीपक, अब आप अपनी कुर्सी पर भी जा सकते हैं, तब तक मैं थोड़ी और बातचीत कर लूँ। आई टू आई एंटरटेनमेंट है और ये इन्होंने बड़ी तारीफ़ की है और इन्होंने ये लिखा है मुझे कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं कि मेरी परवरिश कहाँ हुई, मेरी स्कूलिंग कहाँ हुई, मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे होम टाउन के बारे में और मेरी वॉइस के बारे में ये जानना चाहते हैं या चाहती हैं, मुझे नहीं पता, जो भी है। लेकिन वो कह रहे हैं, फ़िलहाल तो मैं पुरुष ही मानकर चलता हूँ, कह रहे हैं कि इतनी सॉलिड वॉइस बचपन से थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बचपन से नहीं थी। वॉइस के बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मेरी आवाज़ जो है उसको आप सारे लोग पसंद करते हैं, मुझे इस बात का एहसास है और मैं बहुत हम्बल्ड हूँ, इसको लेकर बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, कहीं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। जब मैंने टीवी चैनल में नौकरी की और मैंने शुरू की, मतलब आज तक में जब मेरी जॉब लगी और मैं जब आया तब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ चुनिंदा लोग वॉइस ओवर्स करते हैं। तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं भी वॉइस ओवर करूंगा। और शुरू में जब मैं वॉइस ओवर करता था तो उसमें वाकई कोई दम नहीं होता था। मुझे उच्चारण की सही समझ नहीं थी, मुझे फ का नहीं पता था, श का नहीं पता था, ज का नहीं पता था। तो ये जो मामूली डिफरेंस होते हैं, इनका बड़ा, ये बहुत मायने रखते हैं ये चीज़ें। तो इनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने टीवी में ही लोगों को जब काम करते हुए देखा तो उनसे मैंने सुन कर सीखा, प्रैक्टिस की और आज जाकर जैसा भी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के बताने के बाद और खूब प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर हूँ। संदीप गुप्ता जी, अच्छा संदीप गुप्ता जी ने जो है बहुत ही नेगेटिव कमेंट किया। उन्हें मेरी सूरत से बड़ी नापसंदगी है और उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखता हूँ। बल्कि उन्होंने और भी, जिसे कहते हैं कि हार्श तरीके से लिखा है। और संदीप जी के इस कमेंट के बदले में सरवत नज़मुल ने
उनको जो है जिसे कहते हैं कि उन्हें पलट कर कमेंट किया है और उनके बारे में मतलब उनकी निंदा की है। तो खैर इस तरह की नौबत ना आए तो ही बढ़िया है संदीप जी। ठीक है, भगवान ने जैसी सूरत दी वैसी दी, इस पर मेरा क्या ज़ोर है, मैं अच्छा दिखूं ना दिखूं। अब आप अगर इस तरह के पर्सनलाइज्ड कमेंट करेंगे तो जाहिर है ये मज़ा ख़राब ही करता है, अच्छा नहीं लगता है। प्रहलाद भोपले और ये कह रहे हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, कीप इट अप। जब तक पहले स्टोरी का अंत न बताए, जस्ट स्टार्ट द स्टोरी फटाफट, ये कह रहे हैं। ठीक है, स्टोरी का अंत नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश तो करता हूँ। और आज भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टोरी या जो भी घटना आपको बताई उसके पहले मैंने कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं किया था। सीमा वर्दिया, इन्होंने तारीफ़ की है पॉजिटिव, और फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट रेमेडी, इस तरह का कुछ चैनल या आईडी है, उससे किसी कोई कमेंट आया। कविता जैन, ये जो है इन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। इन्होंने कहा है कि इन्हें मेरी स्किल जो है वो अच्छी लगती है और बोलने का तरीका और आवाज़ सब कुछ अच्छा लगता है। कविता जी थैंक यू वेरी मच। आशु भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि जो घटना हमने सुनाई थी वो घटना मुरादनगर वाली, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक आदमी से शादी ही इसलिए की कि उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके और उसकी हत्या कर दी। आशु भट्टाचार्य जी को वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ने जिस तरह से इन गुनहगारों को पकड़ा वो चीज़ अच्छी लगी। थैंक यू आशु जी आपके कमेंट के लिए। मेहरून निशा का भी कमेंट है और उन्होंने लिखा है कि प्यार के साथ पैसा दोनों पाने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, वाकई क्या क्या करते हैं, मुझे भी बड़ी हैरानी होती है। बबिंदर कौर ने कहा है कि मैं बहुत नेक सोच रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना नवाजा मुझे, इतनी अच्छी बातें मेरे लिए कहा। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी का कमेंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उनका कमेंट जो है मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये वाकई आप लोग कितना माइन्यूटली और कब से मुझे देख रहे हैं, मैं इन कमेंट से वही पता चलता है। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि जब शुरू शुरू में इन्होंने मुझे सुनना शुरू किया था तो जो कमेंट है मतलब इनको लगता था कि मैं आवाज़ थोड़ा दबा कर बोलता हूँ शब्दों को, लेकिन बाद में बिना स्क्रिप्ट के जब निर्भया मामले में जब कन्विक्ट लोगों को फांसी हो रही थी, उस रात जब इन्होंने मुझे शो होस्ट करते हुए सुना बगैर स्क्रिप्ट के लगातार बोलते हुए, तब उनको लगा कि हाँ मुझे सुनना चाहिए और मेरी बातों को तवज्जो देना चाहिए। तो उसके बाद एक तरह से उन्होंने मुझे पसंद करना शुरू किया। अजय जी ने ये कमेंट पे लिखा है, थैंक यू वेरी मच अजय जी। आकाश वर्मा जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको इग्नोर करूं। ठीक है आकाश जी, मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूंगा। आकाश जी ने कई कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। खदीजा जैनब आदिल, इन्होंने भी कमेंट किया है और सर फर्स्ट टाइम देखा हूँ आपका वीडियो, बहुत अच्छी सीख मिली आपसे। इनाम सिद्दीकी ने ये बात लिखी है। सुनीता एस का भी कमेंट आया है। प्रेम सिंह जी, ये इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि ये राजस्थान भीलवाड़ा से हैं। अच्छा, प्रेम सिंह के नाम से आईडी है लेकिन मेरे ख्याल से इनका असली नाम महिपाल सिंह रावत है। और इन्होंने कहा है कि कहानियाँ मैं अच्छी सुनाता हूँ, उनको अच्छी लगती हैं सुनने में। नसरीन कुरैशी ने भी कमेंट किया है और ब्रजेश वर्मा जी ने भी कमेंट किया है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ता भी जा रहा हूँ। चुंग चुंग भुटिया, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि इनका असली नाम डी भुटिया है और ये सिक्किम से हैं और फ़िलहाल फ्रांस में है। देखिए दुनिया वाकई कैसे ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये खुद सिक्किम से हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट जो देश का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वहाँ से ही आते हैं और ये फ्रांस में है और ये हम लोगों की ये स्टोरी सुनते हैं और वहाँ से कमेंट कर रहे हैं। कुंचुक रीगन या रीजन जो भी नाम हो, इन्होंने लिखा है कि सर आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, द वे टेलिंग स्टोरी एंड योर सिंप्लिसिटी। थैंक यू वेरी मच कुंचुक जी, बहुत धन्यवाद आपका। सौंदर्य शैलेश जी, एस शैलेश, सौंदर्य शैलेश शायद इसका नाम है, इनका नाम है, तो मैं इन्होंने भी कमेंट किया, इनका मैं स्वागत करता हूँ। सुनील कुमार जी, सविता अदसुल जी, सुप्रतिम जी, अप्रतिम उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। महेश कुमार जी, फातिमा सैयद, ये दुबई से हैं और इन्होंने कहा है कि एक भी स्टोरी वो हमारी मिस नहीं करती हैं, थैंक यू वेरी मच। कमल वर्मा जी ने भी कहा है कि कमल वर्मा ने ये कहा है कि कल मैं ये कह रहा था ना कि जो हमारे कैमरा पर्सन हैं उनका नाम लेना तो बनता है, वो हमारे कलीग हैं, थोड़ी क्रेडिट तो उनको मिलनी चाहिए। कमल वर्मा ने हमें सुधारा है और कहा है थोड़ा क्रेडिट नहीं, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए और बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उन जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है,
ऐसा नहीं कि दीपक हमेशा कैमरे के पीछे होते हैं, वो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, वो कैमरे के सामने भी होते हैं। जब कैमरे के सामने होते हैं तो कोई शो होस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि वो कैमरे के पीछे हैं तो इसीलिए हमेशा आप उनको देख नहीं पाते। और आप लोगों की ही मांग और फरमाइश पर आज दीपक जी आप सबसे मुखातिब भी हुए थे। आनंद राजदर्शन जी को बहुत अच्छा लगा जब हमने उनका नाम लिया, थैंक यू वेरी मच। खदीजा जैनब आदिल, ये इन्होंने लिखा है कि ये बेसिकली जमशेदपुर के रहने वाले हैं, मानगो में, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक के पास इनका घर है। और इन्होंने कहा है कि इनका नाम असल में कुछ और है, इनका नाम है शायद, हाँ, एक्चुअली आई एम अ मेल, माई डॉटर्स नेम इज़ खदीजा एंड जैनब। ठीक है, तो आप मतलब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, ये बात पता चल गई। और कोई भी करता है, लेकिन आप बहुत अच्छे पापा हैं, आपने अपनी बेटियों के नाम से बाकायदा आईडी बनाकर रखी है, बहुत बहुत मुबारक आपको। आनंद राजदर्शन जी का जिक्र मैंने कर ही दिया। कृष्णा शर्मा जी हैं, नूर ओनली के नाम से आईडी है। उषा सिंह जी ने भी तारीफ़ की है, हरीश कुमार जी ने भी तारीफ़ की है। ग्लोब हरीश कुमार जी जयपुर से हैं। अच्छा, हरीश कुमार, असल में हरीश कुमार की आईडी है, लेकिन ये ज्योति हैं, जयपुर से हैं, और इन्होंने कहा है कि ये रेगुलर हमारी स्टोरीज सुनती है। ज्योति जी बहुत स्वागत आपका। ग्लोब डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से एक आईडी है, इन्होंने भी कम्युनिकेशन स्किल की तारीफ़ की है। मार्गरेट लोबो का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। रविंद्र रावत जी, महादेव जी ने भी जो है वो कहा है कि उनको ये बात अच्छी लगी कि वारदात का वॉइस ओवर मैं करता हूँ, और वो जो टेक्निकल टर्म है वॉइस ओवर जो मैंने उनको बताया, उनको वो बात सुनकर और जानकर अच्छा लगा। मीता भट्टाचार्य जी, आपको तो मैं जानता हूँ ऑफ कोर्स अच्छी तरह से, जमशेदपुर से आप हैं, और आपने बहुत पॉजिटिव कमेंट किया है, आप हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती हैं, थैंक यू वेरी मच। अतुल गौर जी ने भी कमेंट किया है। दीप दे हैं, ये कह रहे हैं कि बैनर्जी दादा मैं आपका बिग फ़ैन हूँ और असम से हूँ। ठीक है दीप, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू राघवेंद्र जी। लक्ष्मीनाथ मिश्रा जी हैं, और दीदारुल बापू, ये भी आसाम से हैं, अब मैं इनको पहचानने लगा हूँ, ये हर रोज़ एक कमेंट करते हैं, दूसरों की तकलीफ़ को मज़े लेकर देख रहा हूँ। नहीं दीदारुल, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हम दूसरों की तकलीफ़ से सीख लेते हैं। हम क्राइम की स्टोरीज़ जो है वो, अगर हम ये कहें कि एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो शायद ये जस्टिफाइड वर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए आप भी किसी गिल्ट में न रहें, किसी अपराध बोध में न रहें कि दूसरों की तकलीफ़ को जो है आप चेरिश कर रहे हैं, मज़े लेकर देख रहे हैं। कभी किसी की हत्या, जैसे आज भी हमने जो घटना सुनी, छत्तीसगढ़ के एक अरबपति कारोबारी की हत्या हुई, रॉड से मार मार के उसकी जान ले ली गई, तो जाहिर सी बात है इस बात से किसको खुशी होगी, हर कोई तकलीफ़ में ही होगा, आपको भी तकलीफ़ हुई होगी। तो इसीलिए मज़े लेकर देख रहा हूँ ऐसा मत सोचिए, और किसी मतलब सेंस ऑफ गिल्ट में मत रहिए, खुश रहिए। संजीव भट्टाचार्य हैं, भट्टा तक ये इनका वो बना हुआ है आईडी, उसके आगे नहीं है। तो संजीव जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच संजीव जी। और इस तरह से और भी बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन जाहिर है एक दिन में सारे लोगों का नाम लेना मुमकिन नहीं है। अगली बार और दर्शकों का नाम लूँगा, उनका जिक्र करूँगा, उनके कमेंट्स के बारे में आप सबको बताऊँगा। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अब आप सबसे इजाज़त लेने की घड़ी आ गई है। आज ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इस घटना के बारे में जो बताया, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को सुनकर जो आपके मन में राय है या कमेंट है, आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और अगली बार मैं जब भी आप सबके सामने हाजिर होऊंगा तो आप सब की राय, आपकी सोच, आपकी कमेंट जो है बाकी दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। और ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है ये यूं ही लगातार चलता रहेगा, आप सबकी दुआओं से, आप सबके ब्लेसिंग से। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, फिर कोई और बातचीत होगी। जय हिंद, जय भारत।